क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम मराठी सब्जेक्ट लेसन नंबर 15 खरा नागरिक। इस लेसन को लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं सुहास बारटक्के। इस लेसन में हम क्या जानने वाले हैं, तो इस लेसन में हम जानेंगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं रहता, हमें आचरण हमारे कैसे हैं, हमें अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे आचरण अपने जीवन में लाना है, एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है। यही चीज़ हमें इस लेसन से सीखने को मिलेगी। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुहास बारटक्के और मैं आज अपने बारे में और मैंने जो लिखा है वो बताने वाला हूँ। निरंजन आज भरल्या पहाटेस उठून अभ्यासला बसला होता। निरंजन जो था वो बहुत ही सुबेरे ही उठ के बढ़िया फ्रेश में पूरा अच्छे से वो होम अपना पढ़ाई करने बैठ गया। आज शेवटचा नागरिक शास्त्राचा पेपर, मतलब आज मेरा पेपर है, इसलिए मैं, किसका पेपर है, नागरिक शास्त्र का, मतलब कि सिविक्स का पेपर है, तो इसलिए मैं फटाफट पढ़ाई करने अपना बैठ गया। तो झाला की संपलीच परीक्षा। अगर मेरा नागरिक शास्त्र का पेपर हो गया तो समझो मेरा पूरा पेपर हो गया, ऐसा। इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तिन्ही विषयाचा केवढा अभ्यास करावा लागतो, त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघडच, मतलब मेरे लिए ये जो नागरिकशास्त्र है बहुत ही कठिन था। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते। सब लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे पढ़ अच्छा रहता है, तो सुबह की टाइम अच्छा रहता है पढ़ाई करने के लिए। हाँ, भड़सावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला, मेरे जो गुरुजी है भड़सावळे, उन्होंने मुझे बोला कि सुबह सुबह पढ़ने से अच्छा रहता है, अच्छा टाइम है। अगदी योग्य होता। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। मॉर्निंग में एकदम अच्छा वातावरण है और इस अच्छे वातावरण में मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। शरीरही पुरेसे विश्रांतीमुळे ताजं तवानं बनलेलं असतं, मतलब सो के उठा हूँ तो शरीर बॉडी भी मेरी अच्छी वर्क कर रही है। प्रसन्न वातावरणात मनही अभ्यासात चटकन लागू शकतं और ऐसे मोमेंट में मेरा मन भी पढ़ाई में अच्छे से लग जाएगा। हवेत सुखद गारवा असतो, मतलब मॉर्निंग में हलकी सी हवा चल रही है मस्त, दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचा आवडत भक्ति गीत ऐकू येत असत, कि सुबह सुबह में भगवान का गीत चलता है ना, तो ऐसे गीत चालू सुनने को मिलते। ते नसेल तर पक्ष्यांचा सुमधुर संगीत साथीला असतच, मतलब कि खुशी के लिए बढ़िया मॉर्निंग में पक्षी लोग की चहचहाट, उनके गीत सुबह सुबह अच्छे लगने लगते हैं। तो अगर गाना नहीं किसी का नहीं चल रहा है तो चलो पक्षियों का ही सुन लो। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतीचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो और ऐसे मोमेंट में संस्कृति का कोई भी पाठ करने को बोलो तो फटाक से याद हो जाएगा। एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतो, मतलब कि अगर पूरा दिन हमको वो गणित नहीं समझ रहा है लेकिन मॉर्निंग में कर लिया तो वो गणित हमको समझने लगती है, त्याची रीतही लक्षात आते, वो कैसे करने का पूरा मेथड याद रहता है। हा निरंजनचा अनुभव और ये सब मेरा अनुभव था, मैं निरंजन और ये सब मेरा अनुभव था। त्यामुळे भड़सावळे गुरुजींचा सल्ला, हा सल्ला त्याला मोलाचे वाटले और इसलिए जो भड़सावळे गुरुजी हैं हमारे टीचर, उनका जो ये सजेशंस था हमारे लिए बहुत काम आया। निरंजन की गुरुवर अपार श्रद्धा होती, मेरी तो बहुत श्रद्धा थी गुरु पे, मेरे गुरुजी पे मेरी बहुत श्रद्धा थी। तसं गुरुजींचा निरंजनवर खूप प्रेम होता और मेरे जो टीचर्स थे उनका मेरे पे बहुत प्रेम था, तो त्यांचा लाड़का विद्यार्थी होता और मैं अपने टीचर का बहुत ही प्यारा लाड़का विद्यार्थी था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। मेरे टीचर मुझे जो भी कहते थे मैं टाइम से काम करता था और होमवर्क भी करता था, इसलिए मैं बहुत ही मेरे गुरुजी का लाड़का स्टूडेंट बना मैं। या जगात त्याचं असं कुणी नव्हतं और इस दुनिया में मेरा ऐसा कोई था ही नहीं। दूर दूरच्या नात्यातला एका मावशी घरी चिपळून शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा। एक मावशी के साथ में वो रहता था। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचे घर होते। गाव से दूर एक पहाड़ों में मेरी मावशी का घर था। आई वडील लहानपणीच वारले, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए थे। काही दिवस मामा ने सांभाळ केला, कुछ दिन तो मामा ने मुझे संभाला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं, और काम के लिए कि जाएगा तो थोड़ा काम करेगा, कमाएगा, इसलिए मुझे चिपळूण ये प्लेस है वहाँ पे लेकर आ गए आणि या मावशीकडे आणून सोडलं और फिर मुझे इस मावशी के पास लाके छोड़ दिया आणि तोही मुंबईला निघून गेला और मामा भी काम करने के लिए मुंबई चले गए, मावशी के पास मुझे छोड़ गए।
जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. एक व्हॅल्युएबल सजेशन मुझे मेरे मामा दे के चले गए. रडत बसू नको, शेण गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी कामं कर, मावशी देल ते खा आणि इथंच रहा. मेरे मामा बोल के गए, रोने का नहीं कभी. जो भी गोबर है, जानवरों का ध्यान रखना है, जो भी काम है तुझे देते हैं वो सब करने का. जो भी तेरी मावशी, ये मावशी है, ये जो तुझे जो भी खाने को देगी वो खाने का और इधर ही रहने का. मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे, तुझे स्कूल में भी ये मावशी तुझे भेजेगी. मामा गेला और मामा मेरे चले गए. मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही और मेरे मामा एक बार गए तो वो वापस कभी लाइफ में आए ही नहीं वापस. मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा और मुझे मेरे मामा ने मावशी के इधर भेज दिया. अब मैं प्रामाणिकपणे जो भी काम था वो सब मैं पूरा मावशी का काम करता था. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं. सबसे अच्छे से बिहेवियर करना, अच्छे से मिलजुल के रहने लगा आणि शाळेत नाव दाखल केलं. उसका स्कूल में नाव भी डाल दिया गया. मावशीची परिस्थिती यथात तथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. मतलब कि इस दिन जो खाऊंगा इस दिन नहीं, क्योंकि मावशी भी इतनी अमीर नहीं थी, गरीबी थी. उसकी जैसी परिस्थिती थी उसके अकॉर्डिंग वो ॲडजस्ट करता था. पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोर मोठ्याच्या घरी वार लावून दिले. अभी क्या हुआ कि मेरे गुरुजी ने मेरा परफॉर्मेंस देखा पहले ही साल में कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो दूसरों के घर में मुझे लगा दिया. अभी यहाँ पे जो चीज़ है वो कहने लायक ये है कि वार का मीनिंग क्या है. वार लगा दिया मतलब कि इस दिन ये इधर जाएगा ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी ना, दैट्स वाई. फिर क्या होता है, तो गुरुजी ने तो उधर लगा दिया और पहले साल तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लिया. नेक्स्ट क्या होता है कि गोट्यातील सारं काम वगैरह मैं करता और रोज़ होमवर्क करता. रोज़ फिर वही शाम को मावशी के पास जाता और काही मिळेल त्यावर राहायचा. जो भी मिल गया उसी पे खुश रहो, वही चीज़ ले लो, है ना. एकाच्या घरी दुपंचं निळ पाहून म्हणून जेवायचा. मतलब कि मेरे गुरुजी ने क्या किया, मैं फर्स्ट आया ना, तो इसलिए मतलब दूसरे के घर पे वार लगा दिया. मतलब कि आज इसके घर पे खा लेगा, है ना, दोपहर को इसके घर पे खा लेगा, तो ऐसा करके दिया था. तो मेरे को खाने का इंतजाम करवा दिया था मेरे गुरुजी ने. दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा. कि मतलब जैसे नहीं कि दूसरे के घर पे बोल देते हैं कि इसके घर पे रोज दोपहर को चले जाने का खाने के लिए, तो वैसे क्योंकि मावशी की तो परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं दूसरे के घर पे जाने लगा खाने के लिए. मग तिथून शाळेत, फिर वहाँ से खाने के बाद स्कूल जाता था. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा और शाम को जो भी मावशी देती है खाने को, देती तो ठीक नहीं तो नहीं, तो जो भी मिलता था उसमें मैं रह लेता था. सकाळी लवकर उठून घरातली सुबह सुबह उठ के घर का, गाय का काम है, जो भी काम होता था सब कुछ काम करने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाता था. गुरुजीवर श्रद्धा ठेवायचा और जो गुरु था, जो टीचर था, उस पर मेरी बहुत श्रद्धा थी, तो मैं उस पर श्रद्धा रखता था. आणि परीक्षेत में जो मेरा पेपर होता था, एग्ज़ाम होता था, उसमें मैं पहला नंबर लाता था. त्याच्या वया पुस्तक खर्च भवरे सर गुरुजींचं करायचे. मतलब जो मेरे भडसावले सर थे, गुरुजी थे, जो टीचर थे, वही मेरा बुक वगैरह का खर्चा उठाते थे, क्योंकि मावशी तो करेगी नहीं, तो वही लोग करते थे मेरा. गुरुजींनी त्यांना सांगितले की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंतच मी खरा खर्च करीन. मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि जब तक तू फर्स्ट आएगा एग्ज़ाम में तब तक ही मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा आणि वारही लावून देणार. वारही लावून मतलब कि वार मतलब कि आज इस दिन तू इसके घर पे खा लेना, उस दिन उसके घर पे, ऐसे, क्योंकि खाने को भी चाहिए ना, इसलिए वो उन्होंने कहा था कि तू एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आने का तो मैं तेरा खर्चा उठा रहा हूँ, बुक वगैरह तुझे ला के दूंगा, और खाने के इंतजाम भी वो वार लगा के दिए थे उन्होंने. नाहीतर नाही. गुरुजींच्या हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा. और टीचर ने मुझे कहा है इसलिए मुझे होमवर्क तो करना ही था और मेरे को पढ़ाई तो करनी ही थी. तो जो भी टीचर की बात याद आती थी तो मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाता था. आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना और आज मेरा एग्ज़ाम है जो कि नागरिक शास्त्र का पेपर, जो कि मेरे थोड़ा हार्ड जाता है मेरे लिए. आधीचे सगळे पेपर चांगले, अभी तक के जितने मेरे पेपर्स थे सब अच्छे गए असल्याने तो मनोमन खुश होता. मतलब अंदर से तो मैं खुश था कि आज सिर्फ आज नागरिक शास्त्र का पेपर है, बाकी सारे पेपर तो अच्छे गए हैं.
नागरिकाची कर्तव्य कोणती। अब नागरिक के कर्तव्य को, नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स, सिविक्स मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लोगों की कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटी है। उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, एक अच्छा नागरिक जो एक अच्छा पीपल है, जो अच्छा सिटीजन है, वो किसे कहेंगे। तो उत्तम नागरिक कौन है, लोकसभा मतलब क्या होता है, और ग्राम पंचायतीचा प्रमुख कोण, ग्राम पंचायत का मेन कौन रहता है, प्रमुख किसे कहते हैं। एंड साऱ्या प्रश्नाची उत्तरं त्याला धडपड येत होती। इन सबके क्वेश्चन तो मुझे आते थे। अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक, मतलब पढ़ाई करते करते कितना टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चलता था। निरंजन तड़कन उठून उभा राहिला, वापस मैं खड़ा हो जाता था। 9 वाजून गेले, 9 बज गए। 10:30 परीक्षा, मतलब 10:30 बजे मेरा पेपर है और 9 बज गए अभी। त्याआधी देशमुखाकडे जायचं होतं, इसलिए इसके पहले पेपर देने के पहले मुझे देशमुख के पास जाना था। केवढं तरी लांब चालायचं होतं, भराभर आवरून तो निघाला। देशमुख के इधर शायद मेरे खाने का इंतज़ाम किया था, तो खाना खाने के लिए मुझे देशमुख के घर जाना था, फिर वहाँ से खा के फिर मुझे एग्ज़ाम के लिए निकलना था। मावशीचं घर गावाबाहेर डोंगरा पायथ्याशी, और मेरे मावशी का घर तो डोंगर के वहाँ साइड था, पहाड़ों के वहाँ साइड, और मुझे यहाँ से उस देशमुख के इधर जाना पड़ता था, फिर वहाँ से खा के फिर स्कूल निकलना पड़ता था। मध्ये एक नदी ही लागायची, बीच में एक नदी भी थी। पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करायला लागायची, मतलब कि इस नदी को पार करना पड़ता था मुझे चल चल के। परंतु आता कोकण रेल्वे असल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला, और अब तो रेल्वे का वो बन गया है, तो इसलिए नदी में पूल बन गया है। पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाट ही ठेवली होती, कि मतलब लोग चल के भी जा सकते हैं। या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं। पुल की वजह से अब आना नदी को क्रॉस करना आसान हो गया था। निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालला होता। मन ही मन में मैं पूरा सोच रहा था, मेरा क्वेश्चन आंसर पूरा लर्न करते हुए अपना मन ही मन में मैं चल रहा था। वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला, और अचानक से बहुत बड़ा पत्थर ने क्या पड़ा हुआ दिख जाता है। कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसंच ठेवून दिला असेल। मुझे ऐसे लगा कि किसी ने ये काम के लिए ये पत्थर लिया रहेगा और वापस काम होके रहेगा तो रख दिया रहेगा यहाँ पे पत्थर। निरंजन ने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला। वो पत्थर को सामने आया ना पत्थर, तो वो पत्थर को उसने साइड में रखा। त्याला लोकांच्या या बेफिकीर प्रवृत्तीचा भयंकर राग आला। निरंजन को थोड़ा, मतलब कि मुझे बहुत थोड़ा गुस्सा टाइप का आया कि लोग यहाँ बीच में पत्थर रख दिए, किसी को गलती से लग गया तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और मैंने उस पत्थर को उठा के साइड में रख दिया। तुम्ही विसरलात, पण दुसरा ठेचकाळून जीवाला मुकतो त्याचं काय। तुम तो भूल गए पत्थर रख दिए, कोई गलती से ऐसे चल के आ रहा है, गलती से पत्थर लगा, मुंह भल गिर जाएगा तो इसलिए थोड़ा गुस्सा आया। असंच त्याचं म्हणणं, ऐसा मेरा कहना था। निरंजन कौन है, मैं हूँ, तो मेरा ऐसा कहना था। निरंजन पुलावर पोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। जब तक मैं पुल में पहुंचा तब तक 9:30 बज चुके थे। आता 9:50 ची गाडी होती और 9:50 की मेरी गाडी थी। धडाधड आवाज करत दिमाग खात पुलावरून जाईल ही कोकण गाड़ी कितनी छान दिसते, और फटाफट एकदम आवाज़ करते हुए ये गाड़ी कोकण से हमारे इधर से निकलती थी। पण दिसते ना दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते, मतलब कि दिखे ना दिखे पर टाइम से वो पहुंचा देती थी। काय मज़ा येत असे नाही गाड़ीतून जायला, कितना मज़ा आता है अगर गाड़ी से हम जाते हैं तो कितना मज़ा आएगा। आपण ने मोटर झाल्यावर गाड़ीतून फिरू। एक्चुअली मेरे पास ना पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सब पैदल ही चलता था, लेकिन बाकी लोग गाड़ी से जाते थे, तो मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी गाड़ी से जाता। कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं गाड़ी से जाऊंगा, या विचाराने तो हुरलूत गेला। मतलब ऐसे विचार ऐसे माइंड में थिंकिंग करते हुए मैं चलला। तोच त्याच लक्ष डाव्या बाजूस रुखाळी पडलेल्या भल्या मोठ्या भादाडाकडे गेलं। हे छिद्र कसलं, रोज नसतं बुवा, मतलब उसमें एक होल टाइप का था। असं म्हणत त्यांना जवळ जाऊन पाहिलं तर कुणीतरी क्रॉकेट फोडून रेल्वेचे रूल वेडे वाकडे करून ठेवल्याचा त्याचा ध्यानही आला। निरंजनला आश्चर्य वाटलं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये रेलवे के इधर का जो रहता है रूढ़ा खाली, उधर किसी ने होल कर दिया है, और ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने क्रॉकेट फोड़ दिया था उसमें। रात्रि 2 वाजता शेवटची गाड़ी इथून जाते, और रात को इधर से ही कितनी बजे 2 बजे की गाड़ी है जो कि यहीं से निकलती है।
त्यानंतर पहाटेच कुणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा. जरूर किसी ने मॉर्निंग में ये काम किया है. आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50 गाड़ी येईल. अभी तो 9:50 की जो लोग भरे रहेंगे उसमें बस में, तो वो बस आने वाली है. निरंजन एकदम सावध झाला. वो पूरा सावधानी से निरंजन क्या करता है, गाड़ी आली तर भयंकर अपघात होईल. अगर यहाँ से गाड़ी निकलेगी तो हो सकता है कि बहुत बड़ा अपघात हो, लोगों का एक्सीडेंट हो जाए बस का. हे त्याच्या लक्षात आलं और ये मेरे ख्याल में आया. किसके ख्याल में आया? निरंजन के. निरंजन नागरिकशास्त्र पेपर, देशमुखाकडचं जेवण सारा विसरला और ये सब मैं भूल गया कि आज मेरा पेपर है और मुझे देशमुख इधर खाना खाना है, उधर से निकलना है. मैं सब भूल गया क्योंकि मैंने वो होल देखा और अगर यहाँ से गाड़ी गुजरी तो लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब भूल गया. त्याच्या डोळ्यासमोर धाड धड आवाज करत येणारी रेलवे गाड़ी दिसू लागली. मेरे आंखों के सामने सिर्फ रेलवे गाड़ी दिख रही थी कि रेलवे गाड़ी यहाँ से आएगी. अगर ये होल ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, लोग मारे जाए. तो मेरे सामने सिर्फ वो रेलगाड़ी दिख रही थी. कान ठळ्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किकळा कानात घूमू लागले. मेरे कान में मतलब लोगों के कि बचाओ बचाओ ऐसा टाइप का पूरा घूमने लगा. स्टेशन इथून खूप दूर होते और यहाँ से स्टेशन बहुत दूर था. 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. अगर मैं यहाँ से स्टेशन पे जाता हूँ लोगों को बताने कि यहाँ पे हॉल है, तो हो सकता है कि मेरा पेपर का मैं एग्ज़ाम नहीं अटेंड कर पाऊँ और अगर मैं एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया तो मैं नापास हो जाऊंगा तो गुरुजी जो भड़सावड़े गुरुजी हैं मेरे, जो टीचर हैं, वो मेरी मदद करना बंद कर देंगे और मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी. तो ये सब मेरे दिमाग में चलने लगा. रेल्वेने फिरायचं स्वप्न अपूरंच राहणार होतं और अगर मैं बड़ा नहीं हुआ तो मैं रेलवे में कैसे घूमूंगा, मेरा ये सपना अधूरा हो जाएगा. परंतु मन मनायला तैयार नव्हतं और मेरा मन मानने को रेडी नहीं था. त्याने क्षणभर विचार किया. कुछ टाइम मैंने सोचा, बाद में आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. कुछ टाइम मैंने सोचा, बाद में सोचा कि यहाँ पे होल है, पहले मैं स्टेशन पे भागता हूँ क्योंकि लोगों की जान ज़रूरी है. तो मेरे लिए मेरा ये तो बाद में, मेरा सपना बाद में, पहले लोगों की जान ज़रूरी है. तो इसलिए मैंने स्टेशन की ओर भागने लगा. तो स्टेशनात शिरला. मैं स्टेशन के अंदर घुसा. तेव्हा 9:50 गाड़ी नुकतीच आली होती. उस टाइम पे आने ही वाली थी गाड़ी. वो आता 5 मिनटात ती सुटणार होती. मतलब कि वो जो स्टेशन पे 9:50 की गाड़ी आ चुकी थी, अब वो गाड़ी वहाँ से निकलने वाली थी और वहाँ से निकलेगी अगर तो लोगों का एक्सीडेंट हो सकता था. तो मैं वहाँ पे तुरंत पहुँचा. 5 मिनट में वो गाड़ी निकलने वाली थी स्टेशन से. नीरज ने धावता स्टेशन मास्टरला गाठलं. फटाफट में गया और स्टेशन मास्टर जो था उसको मैंने रोका. त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं. मैंने बताया कि जो पुल में वो रूल है पड़ा हुआ है उसमें खराबी आ चुकी है, वो होल पड़ा हुआ है. मैंने जाके फटाफट उनको बताया. किसको? रेलवे मास्टर को. पण ते त्यांना खरंच वाटेना. पर उनको मेरी बातों पे बिलीव हो ही नहीं रहा था. आखिर निरंजन ने अर्जाव केली. मैंने अर्ज किया उनसे कि निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाड़ी सोडू नका. पहले तुम लोग देख लो, बाद में इस गाड़ी को यहाँ से छोड़ना. मी खोटा बोलत असेन तर मला पोलिसाच्या ताब्यात द्या. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ऐसा करना कि मुझे जेल में डाल देना. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्टरांनी त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं. तो जब मैंने ऐसा बोला तो तब जाके उस स्टेशन मास्टर को मुझ पे ट्रस्ट हुआ आणि उगाच धोका नको म्हणून गाड़ी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. और गाड़ी चलने वाली थी तो मैंने जब स्टेशन मास्टर को बोला कि अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो भाई आप मुझे जेल पे डाल देना, एक बार उधर जाके हॉल तो देखो. तो स्टेशन मास्टर को मुझ पे ट्रस्ट हुआ और उसने गाड़ी को रोका और फिर जाके वो लोग हॉल देखने चले गए. हम लोग हॉल देखने निकले. निरंजन ने नेमकी जागा दाखवली. जहाँ पे हॉल है वहाँ पे जाके मैंने दिखाया उनको कि देखो यहाँ पे हॉल है. फारच भयंकर कल्पना करता येणार नहीं. असा भयंकर अपघात झाला असता. स्टेशन मास्टर था जो, वो बोलता है कि अरे इसका तो हम सोच भी नहीं सकते थे, इतना भयंकर होने वाला था अपघात, कई लोगों की जानें जा सकती थी. स्टेशन मास्टर ने लगेच गाड़ी दीर्घकाल थांबवण्याचा आदेश दिला. उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और वो लोगों को बोला कि ये गाड़ी को रोक के रखो, यहाँ से मत गुजरने दो. ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले और वो लोग मीटिंग वूटिंग रखने लगी कि इसको कैसे हटाया जाए. ये सब घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काल त्या ठिकाणी जमा झाले. ये घटना देख के
हर कोई वहाँ पे आ गया, जिलाधिकारी है, पुलिस के अध्यक्ष हैं, जितने भी अधिकारी थे सब वहाँ पे तुरंत जमा हो गए, तुरंत आ गए। पहिली खबर देणारा माणूस निरंजनलाही थांबवलं गेलं। मैंने पहला न्यूज़ दिया था, इसलिए मुझे भी वो लोगों ने रुका के रखा था। एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षणामुळे टाळला म्हणून त्याचं कौतुकही झाला कि मतलब इतना बड़ा जो होने वाला था एक्सीडेंट, तुमने बचा लिया, कई लोगों की जान बचाई। तो इसलिए निरंजन का हर कोई तारीफ भी कर रहा था, उसको बड़ाई हो रही थी। परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता। और लेकिन निरंजन एक पेड़ के, वो लोग उधर खड़े थे, वो लोग तारीफ करें कितना होशियार बच्चा है, ऐसे तारीफ कर रहे थे। और निरंजन एक पेड़ के इधर जाके बैठ गया, मतलब कि मैं बैठ गया उस पेड़ के इधर। मैं निराश था, तो निराश झाला होता, मैं निराश हो चुका था। त्याचा नागरिक शास्त्र पेपर चुकला होता, क्योंकि मेरा पेपर तो मैंने मिस कर दिया ना। आज मेरा नागरिक शास्त्र का पेपर था, सुबह ही मैंने प्रिपरेशन की थी, तो नापास होणार होता क्या, और मैंने पेपर भी नहीं दिया, मतलब कि पक्का मैं फेल हूँ। और त्या गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती मदत होणार होत्या कि मेरे जो टीचर हैं, जो मेरी मदद करते हैं, अब तो वो मुझे कोई मदद नहीं करेंगे, कोई बुक खरीद के नहीं देंगे, और मुझे वार भी नहीं मिलेगा जो खाने को मिल जाता था। निरंजनाच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं। जो लोग थे वहाँ पे, जिलाधिकारी, वो सभी लोग आए, निरंजन से पूछा तेरा नाम क्या है। फोटो ही काढला उसका, मेरा फोटो भी निकाला वो लोगों ने। और निरंजन उदास मनाने घरी परतला। उन्होंने फोटो निकाला और बाद में मैं वापस घर पे आ गया। दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटो सकट छापून आली होती, और दूसरे दिन न्यूज में मेरा नाम और मैंने जो किया, मेरा कौतुक, सब कुछ न्यूज में छपा हुआ था। भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं। जो ये भीषण अपघात, जो भारी बड़ा एक्सीडेंट है, जो ये संकट है, इसको हमने टाला है, और इसको श्रेय करने का काम मुझे दिया गया कि मेरी तारीफ दी गई उधर की इस बच्चे की वजह से ऐसा नहीं हुआ, एक्सीडेंट होने से बचा, कई लोगों की जानें बच गई। त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली, और उस दिन मेरे मौसी के घर पे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, एंड खुद जिलाधिकारी आले। और उस दिन मेरे मौसी के घर में खुद जिलाधिकारी आए थे घर पे। शाळेचे मुख्याध्यापक, मतलब स्कूल के जो मुख्याध्यापक थे, प्रिंसिपल, वो भी आए थे। भरसावले टीचर जो मेरी मदद करते हैं वो भी आए थे। सब लोग मेरे मौसी के घर पे आए थे। निरंजन ने धावत पुढे होऊन गुरुजीचे पाय धरले। फटाफट आया मैं और देखा कि गुरुजी आए हैं, तो मैंने फटाफट उनके पैर पड़े। रडत तो म्हणाला, मैं रोते रोते बोलने लगा, गुरुजी मी नापास होणार, माझा कालचा नागरिकशास्त्राचा पेपर बुडाला। गुरुजी मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो नागरिक शास्त्र का पेपर था, जो सिविक्स का पेपर था, वो मैंने नहीं दिया। नहीं रे बाळा, तू उत्तम नागरिक आहेस। तो मेरे टीचर बोलते हैं, नहीं रे बेटा, तू बहुत ही बड़ा और उत्तम नागरिक है। शेकडो माणसाचा जीव वाचवलास आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्या खुऱ्या परीक्षेत पास झालास। तूने तो कई लोगों की जान बचा के, ये जो नागरिक शास्त्र का पेपर है, तो एक खरा नागरिक निकला। तूने कई लोगों की जान बचाई, और सच बोलूं तो खरा नागरिक बन के तूने ये परीक्षा में पास कर लिया है। तुझा वर्ष कसा वाया जाईल, तेरा वर्ष कैसे जाएगा हे बघ, ये देख, शाळेचे सगळे अधिकारी आले, स्कूल के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। खास बाब म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे, क्योंकि कल तेरी नागरिकशास्त्र की पेपर कल तेरे होने वाले हैं। जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचं ठरवलं। मतलब कि जिलाधिकारी जो थे, उन्होंने मुझे रहने के लिए प्लेस दे दिया। वह्या पुस्तकाच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे। मतलब कि मुझे फ्री में जिलाधिकारी की तरफ से रहने को, खाने को और बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया गया। आता नको हाँ तुला वार लावून जेवायला। अब तुझे वार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुझे फ्री में जिलाधिकारी की तरफ से खाने को, रहने को मिलेगा। असं म्हणून गुरुजींनी निर्जनला हृदयाशी धरलं, और उन्होंने मुझे, मेरे टीचर ने मुझे बहुत गले से ऐसे लगा लिया। तेव्हा साऱ्यांचे डोळे पाणवले, और उस टाइम पे मुझे देख के हर किसी के आंखों में पानी आ गया। तो यह थी मेरी स्टोरी। मैं था निरंजन, जो कि मेरी ये स्टोरी है, और मेरी स्टोरी लिखने वाले जो कि लेखक हैं सुहास बारटक्के, इन्होंने स्टोरी में, मेरी स्टोरी से मेरी यही सीख मिलती है आप सभी को कि एक अच्छा नागरिक वही है। जरूरी नहीं कि हम सिविक्स पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें
थेरिटिकल पढ़ते हैं, वही अच्छा नागरिक वही है जो प्रैक्टिकली खरा खर मतलब कि एक हकीकत में नागरिक बन के दिखाए, जो जिस तरीके से मैंने दिखाया था और मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई रहेगी। मैं आपका निरंजन आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।